नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एडीजी न्यूज़ बुंदेली खबर। हम आपको ले चलते हैं एकलव्य विश्वविद्यालय, जहां पर डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम जी से खास मुलाकात हुई। उन्होंने अपना विजन बताया, साथ ही वो ऐसी शख्सियत हैं जिन पर लोग शोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए क्या कहा डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम जी ने। डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम जी, आप अभी वर्तमान में एकलव्य विश्वविद्यालय में हैं। सुनने में आया है कि आप संस्कृत में तो महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन आपने बहुत सारे पेटेंट ले रखे हैं। आखिर क्यों? हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद आदरणीय मुकेश जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। पेटेंट हमारे मौलिक ज्ञान का परिचायक है और इससे यह आभास होता है कि हम सतत ज्ञान के लिए, ज्ञान की खोज के लिए प्रयत्नशील हैं। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में जिनकी आबादी हमारे ही देश के बराबर है, हमसे बहुत अधिक संख्या में वो पेटेंट लेते हैं। हमारे देश में इसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों के ही हाथ में है, ऐसा लोगों का मानना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान का क्षेत्र खुला हुआ होना चाहिए और उसमें हर व्यक्ति को कुछ नया करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस दिशा में हम चूँकि संस्कृत के हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, किंतु ऐसा नहीं है। धर्म और संस्कृति का विज्ञान से गहरा नाता है। हमने वेदों का अध्ययन किया और उसमें हमने इतने सारे माने विज्ञान की बातों को हमने अध्ययन किया, पढ़ा, तो हमें ये लगा कि हमें लोगों के बीच में उसे लाना चाहिए। इसलिए हमने पेटेंट की प्रक्रिया में प्रयास किया और अब तक में हमारे 5 पेटेंट हो सके हैं और आगे के पेटेंट के लिए हम प्रयत्नशील हैं कि हम पेटेंट के माध्यम से अपना योगदान दें भारत को। डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि आपको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, कई अखबारों में भी हमने खुद देखा है, सुना है। ऐसा कौन सा सम्मान है जो आपको हमेशा याद रखेगा, जो आपको मिला हो? सम्मान तो सभी स्मरणीय ही होते हैं, किंतु अभी तक लगभग 36-37 सम्मान पुरस्कार जो मिले हैं, उनमें मुझे जो 3 सम्मान जो है बहुत ही स्मरणीय रहे। एक तो रीवा से बघेलखंड महोत्सव समिति, तो रीवा बघेलखंड महोत्सव समिति पूरे भारत से जो कई क्षेत्रों में, कला में, संगीत में, साहित्य में योगदान दिए हुए होते हैं, उनको, उन वरिष्ठ लोगों को सम्मानित करते हैं। उसमें जो सम्मान देने वाले लोग होते हैं वो बहुत महनीय लोग होते हैं और उन लोगों की उपस्थिति में हमें जो रीवा से सम्मान मिला, महाराजा पुष्पराज सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और माननीय राजेंद्र शुक्ल जी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन है, इन लोगों के हाथों से यह सम्मान दिया गया था। माननीय गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष, इन सब लोगों के हाथ से ये सम्मान मुझे मिला था। ये बड़ा गौरवमय कार्यक्रम था। दूसरा सम्मान मुझे नेपाल से दिया गया, जिसमें जो बहुत ही स्मरणीय रहा। एक भारत की धरती से बाहर जा कर के सम्मान प्राप्त करना बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और तीसरा सम्मान मुझे मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मुझे संस्कृत महामहोपाध्याय का जो सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं संस्था का बहुत आभार मानता हूँ और विद्वत समाज का भी मैं आभार मानता हूँ जिन लोगों ने मुझे। डॉक्टर साहब, पीएचडी देखा है कि शोधार्थी पीएचडी में नए नए टॉपिक ढूंढते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि लोग आप पे ही पीएचडी करें। आखिर ऐसा क्या है आप में कि लोग आप पर पीएचडी कर चुके हैं और भी लोग करने वाले हैं?
इस विषय में तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, निज कवित्व के ही लाग न निका, सरस होए अथवा अति फीका। अपनी रचना हर किसी को अच्छी लगती है, किंतु मेरा जो प्रयास रहा है, मैं कविता लिखने के लिए कविता नहीं लिखता, लिखने के लिए लेख नहीं लिखता। मैं उन पहलुओं को स्पर्श करना चाहता हूँ अपने लेखनी, अपनी सोच से, जो अनछुए होते हैं। तो मुझे इसी बात के लिए पाठकों से बहुत श्रद्धा मिली है, बहुत प्रेम मिला है कि हमारी रचनाओं को खूब पढ़ा जा रहा है, पढ़ते हैं और कमेंट्स भी मेरे को भेजते हैं, संपर्क भी करते हैं। इसीलिए 2 शोध मेरे, एक संस्कृत साहित्य में हुआ, एक हिंदी साहित्य में हुआ, एक बघेली साहित्य में। मैंने 4 पुस्तकें मेरी बघेली साहित्य में प्रकाशित है। तो छतरपुर विश्वविद्यालय से एक शोधार्थी ने इच्छा व्यक्त की और हमने भी स्वीकृति दी और उनका शोध हो रहा है, संपर्क भी करते हैं कभी। तो केवल यही है कि मैंने उन चीज़ों को छूने का प्रयास किया है जो ऐतिहासिक हैं, जो सांस्कृतिक महत्व की हैं, जो आध्यात्मिक हैं। उन ऐसे पहलुओं को मैंने स्पर्श किया है तो पाठकों को नवीन लगती हैं, इसलिए उसको वो पढ़ने का शायद प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ज्ञान के भंडार हैं, लोग आप पर पीएचडी कर रहे हैं। आपकी शिक्षा का आने वाली पीढ़ी को क्या लाभ मिले, आपका उद्देश्य, आपका विजन क्या है, बताएं। आदरणीय तिवारी जी, आपने तो ये मेरे मन को छूने वाली बात आपने पूछ ली। वास्तव में मैंने जीवन में सेवा करके अपना गृहस्थ जीवन बिता लिया। अब मैं पूर्णतः समाज के लिए जो देना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, वो इससे थोड़ा सा भिन्न है। और वो ये है कि मैंने देखा है कि विश्व स्तर पर जब भारत के खेल की स्थिति हम देखते हैं तो बड़ी दयनीय दिखती है। हमारे पड़ोसी देश जब एक एथलीट की प्रतियोगिता में 50-50, 100-100 पदक ले जाते हैं, उन देशों की तुलना में हमारे देश में 10 गुना अधिक आबादी है, किंतु यहाँ 3 या 4, अधिक से अधिक 5 यहाँ पर मेडल आ पाते हैं। यह बहुत लज्जास्पद है। हमारा प्रयास है, हम करना चाहते हैं, इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो खेल को प्रोत्साहित करें। और मैं अपने जीवन में यदि अपने श्रम से भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत की जनता के लिए अगर हम 50-100 यदि पदक ला सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। यही मेरा प्रयास है। और अपनी संस्कृति के लिए, हमारी जो संस्कृति है वो है, उससे हमारे देश के युवा अनभिज्ञ हैं, वास्तविक संस्कृति को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में मेरा पूरा प्रयास है कि मैं खेल एवं संस्कृति विद्यापीठ या विश्वविद्यालय की मैं स्थापना करूं। तो कब तक करने का सोचा है आपने, और इसका सहयोग कैसे मिलेगा आपको? कुछ इसके लिए हमने फाउंडेशन रजिस्टर्ड करा लिया है, 5 वर्ष हो चुके हैं, और हमने भूमि का भी प्रबंध कर लिया है। 25 एकड़ हमारे पास भूमि है और अब आगे निर्माण की व्यवस्था करना है। उसके लिए हम पहले तो स्वयं से, और जो मेरे पास है, मैं अपना घर, अपने भूमि या जो कुछ मेरे पास संपत्ति है, मैं सब उसके लिए पहले लगाऊंगा। और मैं समाज से भी अपेक्षा करूंगा कि समाज मेरे साथ आए और मुझे सहयोग करे। सरकार भी इसमें यदि सहयोग करती है तो मैं सरकार के पास भी जाऊंगा अपना निवेदन लेकर के, और इसको पूरा करने का हम पूरा भरसक प्रयास, जब तक हम जीवित रहेंगे हम प्रयास करेंगे और बनाएंगे। और विश्वास है कि सरकार और जनता हमारा